Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. You are watching me through Say Global in the series Mindshare, जिसमें आज हमारा टॉपिक है relationship problems. I'm Israt Hussain. I'm a clinical psychologist and currently I am social media head as well as a clinical psychologist at Say Global. We are providing services regarding to mental health development एंड ये जो हमारी माइंड शेयर की सीरीज़ है इसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लाइव शोज़ और पैनल डिस्कशंस कर रहे हैं ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो और इसके अलावा आपके जो भी मसाइल हैं उनका हल निकाला जा सके। आज का जो हमारा सेशन है वो जैसा कि मैंने बताया रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के ऊपर है। रिलेशनशिप्स जो हैं वो हमारी लाइफ का एक बहुत मेजर पार्ट हैं और आजकल मेरी ऑब्जर्वेशन में आया कि मेरे क्लाइंट्स में भी और मेरे जानने वाले लोगों में रिलेशनशिप्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। पर्सनली भी हम लोगों को काफ़ी इनबॉक्स किया गया और मुझे भी कहा गया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी कहा गया कि इससे रिलेटेड आप कोई अपना लाइव सेशन रखें या फिर इसके रिलेटेड आप कोई बात करें। तो आज स्पेशली ये इंटरेक्टिव सेशन है, यानी कि आप लोग लाइव कमेंट्स के अंदर बात पूछ सकते हैं मुझसे और इसके अलावा ये कि अगर आपको अपना नाम अनोनिमस रखना है तो आप पेज के ऊपर भी मैसेज करके अपनी क्वेरी जो है वो हमसे इंक्वायर कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स की जो बात है, रिलेशनशिप्स को हम किसी भी तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो डेफिनेशन हमारे अपने ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन इसके बगैर रहा भी नहीं जा सकता और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसके साथ भी जीना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो उन्हीं मसलों का थोड़ा बहुत आई होप कि आज मैं आपको हल बता सकूं। रिलेशनशिप के हवाले से एक बहुत ही फेवरेट मेरा क्लिप है जो कि डिज्नी की मूवी है अप, जो 2009 में रिलीज़ हुई थी, उससे लिया गया है। दैट इज़ अ वेरी गुड एंड कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशनशिप। So I want to share that clip with you. So let's see that clip right now on our screens. Can we have the clip, please? I think clip को play करने में कोई issue आ रहा है। As soon as we are getting that, we will be sharing that with you. जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि कुछ हमारी क्वेरीज जो हैं वो हमारे पेज पर भी लोगों ने थ्रू मैसेजेस जो हैं सेंड की थी, तो उसकी भी आंसर जो है मैं स्टार्ट करूँगी once we see that video. Okay, I think so there is some issue regarding to playing the video. हम अपना जो पहला क्वेश्चन है, okay, we are getting something.
Okay, so here is the video. वीडियो की साउंड में आई थिंक कोई इशू आ रहा है. आई थिंक सो कि साउंड जो है वो विजिबल नहीं हमें नहीं सुनाई दे रही. Okay, we should skip the video. Since we are not able to hear it, so video is cancelled. Okay, it is a very beautiful clip from Up movie, as I already mentioned. आप खुद भी देख सकते हैं. The reason behind showing that clip was that it actually shows that how two people meet when they were children, और फिर उनकी personality में कितना drastic difference था, and then somehow they made it work. And they couldn't have a baby, they planned it but they couldn't have it, so उन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ और प्लान्स बनाए, काफ़ी सारे एक दूसरे के साथ promises किए. द गाय promised कि वो जो है अपनी वाइफ को लेकर जाएगा एक certain place के ऊपर, बट ड्यू टू उनकी लाइफ में मुख्तलिफ आने वाली प्रॉब्लम्स के वो मनी भी उसके लिए जमा करते रहे, बट सम हाउ दे हैव टू टेक इट अवे फ्रॉम दैट पिगी बैंक जो उन्होंने अपने घर पे बनाया था, कि कभी उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया या फिर कोई बीमारी आ गई या समथिंग, कोई ना कोई उनकी लाइफ में इश्यूज आते रहे, एंड देन वो मनी बैंक टूटता रहा, और सम हाउ जो वाइफ थी वो फौत हो गई उसकी, और वो लोग वहाँ पर नहीं जा सके जहाँ पर उसने ले जाने का प्रॉमिस किया था. But still they showed that it was a happy relationship. The reason of sharing that was that it shows a very complete picture of a relationship, that somehow we make promises and sometimes even our drastic personality differences don't come in the way of our love. कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है. और सबसे बड़ी बात ये कि आई फाइंड इट वेरी अम्यूजिंग कि वो जो वाइफ थी उसकी, शी वाज वेरी सपोर्टिव पर्सन, और उसने कभी भी उस हस्बैंड को इस चीज़ का ताना नहीं दिया, या फिर उनके रिलेशनशिप में चीज़ नहीं आई कि अच्छा जी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए अगर हमने पैसे जमा किए हैं या फिर मेरा ये शौक है तो हमें वही करना चाहिए. शी प्रायोरिटाइज्ड देयर ओन नीड्स एज अ कपल above
their own individual needs. So that is a very important lesson. You can all watch it. It's a very, very beautiful clip and very meaningful when it comes to relationships. Okay. You can ask any questions in the comments and I will answer them. कुछ questions जो हैं वो हम लोगों को receive हुए थे हमारे पेज के ऊपर, और कुछ लोग चाहते थे कि उन्हें anonymously answer किया जाए. तो जो first question हमारे पास आया था, that was he actually asked कि हम उनका नाम anonymous रखें. So I'm just going to tell the problem and then I will discuss it. तो प्रॉब्लम उन्होंने बताई कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, मगर उन्हें लगता है कि वक्त के साथ साथ वो अपने फ्रेंड्स के लिए लेस इम्पॉर्टेंट होते जा रहे हैं. और फिर जब उनकी ये परसेप्शन बनी, उसके बाद उनका कोई रिलेशनशिप भी किसी बंदी के साथ स्टार्ट हुआ, जो कि कुछ अर्सा साथ रहने के बाद वो अलग हो गए. और फिर गैप के बाद जब उन्होंने बात स्टार्ट की, तो वो उस बंदी को अब वैसी अटेंशन, वैसी केयर, वैसा लव नहीं दे पा रहे. एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि उन्हें लगता है कि मैं दोबारा से हर्ट हो जाऊंगा, और बाकी सब लोग क्योंकि मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं कि मुझे कम इम्पोर्टेंस देते हैं, या फिर कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, वक्त के साथ साथ जो है वो मेरी इम्पोर्टेंस कम होती जाती है. तो उन्हें लगता है कि वो जो बंदी है वो भी ऐसा ही करेगी. ओके, आई होप यू आर लिसनिंग. द थिंग इज़ कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक एग्ज़ाम्पल की बेस के ऊपर दूसरे लोगों को जज नहीं कर सकते. हमारी लाइफ में बहुत से रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत से सेटबैक्स आते हैं, लेकिन हम उसके बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. देखें, रिलेशनशिप जब तक आपका ट्रस्ट बेस्ड नहीं होगा, जब तक आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं जा सकते. ये एक वैलिड बात है कि समटाइम्स हम रिलेशनशिप्स में एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं. दैट इज़ ऑल्सो एक स्टेज हमारे रिलेशनशिप की ऐसी आती है जहाँ पर ऐसा भी होता है. और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, या आपको फील नहीं हो रहा, ऐसा रिसर्च प्रूवन है कि रिलेशनशिप्स में एक स्टेज ऐसी आती है जब आप दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं. लेकिन अगर आप इस खौफ से कुछ इसको परस्यू ही नहीं करेंगे, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है. जस्ट इस डर से कि पानी गहरा होगा, अगर आप अंदर छलांग ही नहीं लगाएंगे तो आपको उसकी गहराई कभी भी मालूम नहीं होगी. एंड ऑफ कोर्स अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको कभी भी तैरना नहीं आएगा अगर आप पहली दफ़ा अपना पानी में हाथ डालने से ही डरते रहेंगे. कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट लेना है, और उसको छोटे स्टेप्स से स्टार्ट लेना आप जो है ना शुरू करें. अपने आप को पिछली चीज़ों से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जो है वो वन स्टेप एट अ टाइम चलें. आप किसी भी चीज़ को जब हम अपने माइंड में रख के चलते हैं कि ऐसा ही होगा, तो फिर हम जो है ना वो एक ऐसे अपना बिहेवियर अपना लेते हैं जो कि किसी ना किसी तरह हमें उस पॉइंट पर ले जाता है जहाँ पर चीज़ें उतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं. आप सिर्फ अभी इतना करें कि उनको चांस दें, और कोई भी आपके दरमियान इश्यूज़ हैं उससे बात करें, उनसे बात करें इस हवाले से कि मुझे ये डर है या मुझे ये इशू है. या फिर अगर आप इसमें भी इनसिक्योर फील करते हैं कि मैं बात अभी नहीं कर सकता, रिलेशनशिप दोबारा उस हमारा पॉइंट पर नहीं गया, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पर एक चीज़ को लेकर चलें. उनके साथ अपनी बातचीत को बढ़ाएं, उनके साथ अपनी थोड़ी सी शेयरिंग को बढ़ाएं, एंड देन आप आगे की चीज़ें सोच सकते हैं. लेकिन देखें, अगर आपके साथ कभी पास में बुरा हुआ भी है, बट स्टिल आपके फ्रेंड्स तो हैं, आप किसी वैक्यूम में तो ज़िंदा नहीं हैं. आप के सोशल टाइज भी होंगे, आप लोगों ने आपने किसी से भी कतई ताल्लुकी तो नहीं की. तो किसी एक के एक्शन की वजह से आप उसको जनरलाइज कर दें कि बाकी लोग भी ऐसा ही करेंगे, तो वो गलत होगा. और जो भी आपके डिफरेंसेस थे उनको आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें. अगर फिर भी आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो प्लीज़ उसके लिए कोई आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, बिकॉज एट द एंड यही ऑप्शन रह जाता है आपके पास सबसे बेहतर, कि आप जो है वो प्रोफेशनल हेल्प को सीख करें. अच्छा, I hope I have answered your question to some extent. Okay, the second problem जो कि हमें अली साहब ने भेजा था, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज his full name, क्योंकि उन्होंने भी anonymous रखने का कहा था. अली साहब, आपका जो मसला है थोड़ा सा ज़्यादा, मैं कहूँगी, गंभीर है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू आंसर द बेस्ट आई कैन.
आपने शेयर किया था कि आपके ब्रदर को कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं और आपकी जो अनमैरिड सिस्टर हैं वो भी आपके घर होती हैं, वो भाई भी होते हैं, और आपकी जो वाइफ हैं आफ्टर योर फादर्स डेथ वो उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, और आपके दरमियान जो लड़ाई है उसकी बेसिक वजह ये है, जब कभी भी आप उनसे विज़िट करने का कहते हैं अपने इन लॉज़ को तो वो मना कर देती हैं। ओके, यू हैव ट्विन डॉटर्स माशाल्लाह। देखिए, जब रिलेशनशिप्स में आपको कभी ना कभी कोई प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती हैं। आपका एक सर्कल होता है बचपन से, बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन टाइम और सिचुएशन हम लोगों की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बदलती रहती हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने भाई को या अपनी बहन को पीछे छोड़ दें, लेकिन एक दफ़ा बैठ के आप डायलॉग के ज़रिए अपने मिसेस से बात करने की कोशिश करें कि आखिर उनको इश्यूज़ क्या हैं। सरफेस लेवल पर समटाइम्स इशू कोई और आ रहा होता है और जो बेसिक इशू होता है वो और होता है। तो आप जब हमेशा आपने बताया कि आपकी इस टॉपिक पे बात होती है तो लड़ाई होती है। सबसे पहले तो अपने आपको दोनों आप काम करें और एक सुकून से बैठ के एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे की बात काटे बगैर सुने। मतलब अगर वो बात कर रही हैं तो आप उनका फुल पॉइंट ऑफ व्यू सुने। हम लोगों में ये आदत होती है कि स्पेशली जब हम इतने किसी लव्ड वन के साथ बात कर रहे हो जिनके साथ हम कंफर्टेबल भी हों, तो हम शाउट करना शुरू कर देते हैं या फिर दरमियान में एक्सप्लेनेशंस देना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। आप एटलीस्ट दोनों सुकून से किसी जगह पर बैठें और वहाँ बैठकर आप उनकी बात पूरी सुने और अपनी बात पूरी करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ तक मुझे समझ आई है, आपकी वाइफ़ को लगता है कि किसी तरह से वो आपके लिए कम इम्पॉर्टेंट है और आपके दूसरे घर वाले आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उनको इस इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो प्लीज़ आप जो हैं वो किसी भी तरह से उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएँ। बाकी ये मसला काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपके डायलॉग से भी हल नहीं होता या आप ये पहले ट्राई कर चुके हैं, तो मेरी आपसे आपको यही सजेशन है कि आप किसी प्रोफ़ेशनल जो है ना कपल काउंसलर को देखें। आप जहाँ पर भी रहते हैं उसके पास किसी न किसी हॉस्पिटल में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो कोई क्लिनिक, वहाँ पर जाकर किसी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। इंशाल्लाह आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत बेहतर होंगी, क्योंकि कभी-कभी हम लोगों को किसी थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव की ज़रूरत होती है। अपनी-अपनी बात तो हमने कह दी, मगर जब कोई इंसान ऑब्जेक्टिवली उसको देखता है, उसके पार्ट्स में ब्रेक करके देखता है, तो फिर उसको समझ आती है कि मसला एक्चुअली आ कहाँ पे रहा है। तो प्लीज़ आप अगर ऐसा कर सकते हैं तो अपने किसी भी करीबी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, बिकॉज़ ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इशू है और इसके अलावा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, जिसको यूँ पब्लिकली ना मैं डिस्क्लोज़ करना चाहूँगी ना आप डिस्कस करना चाहेंगे। तो प्लीज़ इसको आप थोड़ा देख लें और अपना जो है ना प्रोफेशनल हेल्प आप सीख करें। आई होप कि कुछ ना कुछ आपको जवाब मिल गया होगा। बाकी वी आर हेयर टू हेल्प। अगर आपको कोई भी और क्वेरी है तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं पेज के ऊपर। ओके, डू वी हैव एनी लाइव कमेंट जिसको मैं अभी आंसर करूं? बाकी मैं बाद में करती हूँ। ओके, I have a question. Like you said that we start talking, taking our partners for granted over time without realizing. We just stop doing the things we did in the beginning, and after a certain period, that starts to create gaps between two people. What do you think should be done to keep a relationship stable? Very good question. Okay, the thing is कि most relationships, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ साइंटिफिक टर्म्स के अंदर, तो इस स्टेज को हम जो है ना वो पावर स्ट्रगल स्टेज कहते हैं, जहाँ पर किसी दूसरे इंसान के साथ हम कंट्रोल लेने की स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इसीलिए उसकी छोटी-छोटी बातें, उसकी छोटी-छोटी चीज़ें हमें अनॉय करना शुरू कर देती हैं। हमें पहले वो जितना अच्छा लगता था, उतना अच्छा नहीं लगता। अब रीज़न क्या है? एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लिया है, अब रिलेशनशिप को फॉरवर्ड करने की बारी आई है और वहाँ पर हम सोच रहे हैं कि ओके ठीक है, शुरू में तो ये चीज़ अच्छी लग रही थी, बट नाउ इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए, उसके अंदर वो नहीं होना चाहिए, ये वो। पावर स्ट्रगल मतलब लेके रिलेशनशिप को कौन स्टेयर करेगा, कैसे स्टेयर करेगा, और इसमें अपर हैंड किसका होगा, ये वो वाली स्टेज है जहाँ पर हम लोग फॉर ग्रांटेड भी लेना शुरू कर देते हैं। अब इससे ये वो स्टेज है जहाँ पर 50% कपल्स जो हैं या तो वो डिवोर्स फाइल कर देते हैं या फिर अपना जो रिलेशनशिप अगर वो मैरिज के अलावा है तो उसको एंड कर देते हैं। 50 to 60% एज रिसर्च सेज।
अब इससे निकलते कैसे हैं? देखें, विद टाइम चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। फॉर ग्रांटेड लेना ऑफ कोर्स एक बहुत बुरी बात है, लेकिन इशू एक्चुअली तब आता है किसी भी रिलेशनशिप में जब हमने कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा सेट कर ली होती हैं। अब उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, अगले बंदे ने वाकई अपने बारे में ऐसी कोई बातें कही हों जिसको हम सोचते हों कि अच्छा जी ये तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा हमने सोचा था। अब उसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब हमें शुरू में कोई अच्छा लगने लगता है तो हम उसके बहुत सारे फ्लॉज को साइड पे कर देते हैं, और जब फिर थोड़ी सी हमारी आंखें खुलती हैं एक उस हनीमून पीरियड के बाद, तो हमें एहसास होता है कि नहीं, अच्छा ये वाली चीज़ तो इसमें नहीं थी पहले, अब आई है, हालांकि वो होती उसमें पहले से है। हम लोग जस्ट उसको परसीव नहीं कर रहे होते, उस तरह से हम उसको देख नहीं रहे होते, इसलिए जो है वो हमारा इशू आना स्टार्ट हो जाता है। तो बाय सेइंग दैट, अब ये है कि जब भी आपके अंदर ये पावर स्ट्रगल शुरू हो, इससे निकलने का एक ही तरीका है कि आप एक दूसरे से एक्सपेक्ट ज़्यादा करना छोड़ दें, और दूसरा ये कि आप हर चीज़ के लिए दूसरे इंसान को ब्लेम करना छोड़ दें। क्योंकि ये फॉर ग्रांटेड इंसान को तभी लगता है ना कि जी मैं बहुत कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, मगर दूसरे बंदे को एहसास नहीं हो रहा। हम लोगों को कभी भी ये पता नहीं होता कि दूसरा बंदा अपनी कितनी एफर्ट पुट कर रहा है या कितनी नहीं कर रहा, क्योंकि हमें अपनी साइड नज़र आ रही है। देखिए, जैसे कहते हैं ना कि तस्वीर का एक रुख और दूसरा रुख होता है, वैसे ही तस्वीर के एक रुख के भी दो पार्ट्स हो सकते हैं। जिस रुख से आप देख रहे हैं वो भी ठीक है, और जिससे वो देख रहा है वो भी ठीक है। ये वो जो 6 और 9 वाली एक पिक्चर काफ़ी मशहूर है कि एक साइड से आप देखें तो 6 लगेगा, दूसरे से 9 लगेगा। इट्स जस्ट लाइक दैट, कि आप जो हैं ये मत सोचें कि आप ज़्यादा एफर्ट पुट कर रहे हैं, दूसरा बंदा नहीं कर रहा, और इसको जताने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एफर्ट पुट कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर योर ओन गुड। आप उस रिलेशनशिप को उतना इम्पोर्टेंट समझते हैं तो आप एफर्ट पुट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दूसरा बंदा भी कर रहा होगा। बट इफ़ एट सम पॉइंट आपको लगे कि आप सारे का सारा रिलेशनशिप सिर्फ आप ही स्टेयर कर रहे हैं, दूसरा इंसान वाकई उसके लिए कुछ नहीं कर रहा, तो फिर एक दूसरे से इस चीज़ को क्लियर करने के बाद अलग हो जाना इज़ वे बेटर देन साथ रहना और एक दूसरे को ब्लेम करना। अगर आपने ये सब चीज़ें ट्राई कर ली हैं, लाइक एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट करना, एक दूसरे को चीज़ें जताना छोड़ देना, और ये कि जितनी एफर्ट आप पुट कर रहे हैं उसके ऊपर अनॉय होना कि मैं क्यों इतनी एफर्ट पुट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर आपने इन सब चीज़ों को ट्राई किया है फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो इट्स बेटर टू पार्ट वेज देन स्टे टुगेदर इन एन अब्यूसिव रिलेशनशिप, क्योंकि इसके बाद जो स्टेज आती है वो फिर रिलेशनशिप अब्यूसिव बन जाता है। या तो वो स्टेबल हो जाता है या अब्यूसिव हो जाता है। स्टेबल होने के मैंने आपको तरीके बता दिए, बट स्टिल अगर अब्यूसिव हो रहा है तो यू शुड लीव दैट। आई होप आई हैव answered you to some extent. Any next questions? How to convert just friends into a relationship? Okay. ये जो फ्रेंड जोन वाला जो है हमारा आजकल बहुत बड़ा मसला है। ओके जी, ठीक हो गया। ताहा द थिंग इज़ कि हम लोगों की एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, हमारा जो ब्रॉट अप है उसमें थोड़े से इश्यूज हैं जो हम फ्रेंड जोन को जो है ना हमने पैदा खुद किया है। वाई? हमारे यहाँ समझा जाता है कि जी लड़की की ना जो है उसको हाँ में तब्दील किया जा सकता है, ठीक है, और ये एक बहुत अनहेल्दी बिहेवियर है। अ नो मीन सिंपली नो समटाइम्स, हम उसको एज अ यस नहीं देख सकते। अब हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों में इसको प्रमोट भी किया जाता है, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जी उसमें दिखाते हैं या ड्रामों में दिखाते हैं कि परसिस्टेंटली बंदा जो है वो बंदे के पीछे पड़ गया है और वो उससे फ्लावर्स भेज रहा है, कभी कुछ, मतलब ये सब का सब हरासमेंट में आता है। सबसे पहली बात तो ये है। तो आप अगर ये कहें कि जस्ट फ्रेंड्स को रिलेशनशिप में कैसे बदलना है, अगर उसने बदलना होगा तो वो नेचुरली बदलेगा, और अगर वो नहीं बदल रहा दैट मीन्स कि द नेक्स्ट पर्सन इज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन यू। और इसमें हर्ट होने की कोई बात नहीं है, इसमें ये बिल्कुल भी रीज़न नहीं होती कि आप में कोई कमी है। हो सकता है जो अगला इंसान ढूंढ रहा है वो आपके अंदर ना हो, दैट कैन बी एनी थिंग। इंटरेस्ट मी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी है वो ये है कि हम कभी भी वी शुड नेवर सेटल फॉर एनी थिंग देन लेस देन वी डिज़र्व।
जो हम डिज़र्व करते हैं वो समहाउ हमें मिल जाएगा, एक टाइम आएगा। लेकिन अगर हम ऐसे सेटल डाउन होंगे, जैसे कि ये जस्ट फ्रेंड्स वाली बात है ना, तो मैंने ऐसे भी रिलेशनशिप्स देखे हैं जहाँ पर ये फेज पार कर जाते हैं लोग ऐसी के एक्स्ट्रा उसके अंदर एफर्ट पुट करके, एक्स्ट्रा गिफ्ट्स दे के, या किसी भी तरह से कोई रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट करके, या फिर शोल्डर टू क्राई ऑन बन के कि जी आपको जब भी ज़रूरत हो आप मेरे पास आ जाएं, ये है वो है, मतलब एक्स्ट्रा आप उसके अंदर चले जाते हो। तो अगला बंदा फिर कहता है कि हाँ ठीक है चलो और कोई नहीं है तो यही सही। नो, दैट शुड नेवर एवर एवर बी द रीजन टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप। एंड ट्रस्ट मी, अगर ऐसे किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी बंदा या बंदी एक दूसरे के साथ आते हैं तो उसका जो एंड रिजल्ट है वो हमेशा ब्रेकअप ही होता है। या फिर अगर इवन ऐसी मैरिजेस भी मैंने होती देखी हैं तो उनमें डिवोर्स ही होती है मोस्टली। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई रूल ऑफ थंब है, बट स्टिल, क्योंकि देखें अगला इंसान जो है वो सेटल हो रहा है, ठीक है, ही इज और शी इज जस्ट सेटलिंग कि अच्छा चलो ठीक है, वो ना सही तो यही सही। सपोज आप किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में आ जाते हो और उसको उसमें आने के बाद अपना आइडियल मिल जाता है, शी इज गोइंग टू लीव यू। वो जो जस्ट फ्रेंड्स फेज आपने पास किया था वो आहिस्ता आहिस्ता आपको फेज आउट करके वहां पर लेकर आएगी या आएगा, एंड देन ही और शी विल लीव बिकॉज यू वर नेवर देयर चॉइस। अगर आप उनकी चॉइस होते तो ये जस्ट फ्रेंड्स वाला फेज जो है ना कुछ अर्से बाद गुजर जाता। अगर नहीं गुजरा दैट मीन्स द अदर पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड। और वही बात कि अगर कोई लड़की नो बोल रही है और कंसिस्टेंटली बोल रही है और आप के साथ वो नहीं ऐसा कोई ताल्लुक बनाना चाहती, देन यू शुड टेक अ हिंट एंड not try to get out of friend zone. तो please इसको जो है थोड़ा normalize करें। I hope that you and anyone who is stuck into such a zone can get out of it at the right time with the right person, but not with anyone or everyone, because इसके लिए कोई भी चीज़ available नहीं है। Thank you. Any next question? Okay, sometimes relationship become love-hate relationship. Kindly explain it. Nice. Okay, ये थोड़ी सी बात वहीं पर चली गई है जहाँ पर पहले एक क्वेश्चन आया था। थैंक यू मिस हना फॉर कनेक्टिंग। लव हेट रिलेशनशिप्स में बेसिकली आपके होते हैं अनरिजॉल्व्ड इश्यूज और अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस। जहाँ कहीं पर भी पार्टनर्स ने एक दूसरे से कोई ऐसे प्रोमिसेस किए हों जो कि वो वक्त के साथ या फिर वक्त आने पर वो उसको पूरा ना कर सकें, या फिर उस तरीके से ना पूरा कर सकें जिस तरीके से आप चाहते हो, तो आपके दरमियान एक रिजेंटमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाती है। फिर एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते और एक दूसरे से अलग भी नहीं रह सकते। तब हम कहते हैं कि जी एक लव हेट रिलेशनशिप बन चुका हुआ है। एक्चुअली द थिंग इज कि हम कोई भी पैटर्न है बिहेवियर का अपने रिलेशनशिप का वो खुद सेट करते हैं। अगर सपोज कुछ कपल्स हैं जिनमें लड़ाई के बाद जी कहते हैं लड़ाई के बाद तो हमेशा जो है ना मेरे हस्बैंड मेरे लिए गिफ्ट लेके आती हैं कोई, तो औरतें गिफ्ट लेने का बहाना बना लेती हैं लड़ाई करने को, ठीक है। तो वो गिफ्ट्स जो है ना अपने रिसीव करेंगी और अल्टीमेटली क्या होगा कि एक ये उनका पैटर्न बन जाएगा, दे हैव टू फाइट एंड देन शी हैज टू टेक अ गिफ्ट। तो वो भी फिर हस्बैंड के लिए भी हो जाएगा कि जी गिफ्ट इसको तभी देना जब हमारी लड़ाई होगी, लाइक एक पैटर्न सेट हो गया ना। इसी तरह एक दूसरे के ऊपर कोई बैड कमेंट्स करना और अगले इंसान का भी वैसे ही बैड कमेंट्स करना, वो एक बिहेवियर बन जाएगा, एक परमानेंट बिहेवियर बन जाएगा। ऑल दो है तो गलत, मगर वो दोनों उस अब्यूज के आदी हो जाएंगे। अब इसके अंदर लव भी है, इसके अंदर हेट भी आ गया। ये लव हेट रिलेशनशिप जो है ना ऐसे हैं, ऑल दो ये बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं, बहुत शदीद। और अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप आपका बन गया है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली यू शुड एंड इट। लेकिन अगर सपोज आप एंड नहीं कर सकते तो उसके लिए किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं, ताकि आपके आपस की जो रिजेंटमेंट्स हैं और जो बिहेवियर्स ऐसे आपने अडॉप्ट कर लिए हुए हैं जो कि अनहेल्दी हैं और अनहाइजीनिक हैं, उनको ख़त्म किया जा सके और फिर एज अ नॉर्मल रिलेशनशिप आप इसके फर्दर जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी प्रोफेशनल हेल्प की, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है लव हेट रिलेशनशिप, क्योंकि इट्स अ वेरी वाइड एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मज़ीद करना पड़ेगा एक्सप्लेन। आई होप आई हैव डन दैट, बट इससे निकलने के लिए यू हैव टू सीक साइकोलॉजिकल हेल्प।
Next question. Okay, I want to ask a question. What are the key elements of making a relationship healthy? Nice. रिलेशनशिप की सबसे पहले तो डेफिनेशन आप जो करते हैं वो बहुत ज़रूरी है. मेरे ख्याल में हमारे यहाँ कोई भी कपल ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से रिलेशनशिप में आने के बाद ये पूछता होगा कि व्हाट इज़ अ रिलेशनशिप फॉर यू. हम में से हर इंसान को रिलेशनशिप में कुछ खास चीज़ें चाहिए होती हैं. अगर हम सबको एक चीज़ चाहिए होती तो हम सब अलग ना होते या फिर हर रिलेशनशिप डिफरेंट ना होता. द थिंग इज कि आपके लिए जो की पॉइंट्स हैं, जब किसी दूसरे इंसान के उन की पॉइंट से वो मैच होंगे तब भी एक रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा. ठीक है. अब जैसे कि इफ़ आई पर्सनली टेल यू, फॉर मी कमिटमेंट, पैशन एंड ट्रस्ट आर द 3 की पार्ट्स जो कि किसी भी रिलेशनशिप में होने चाहिए. बट इट इज़ अकॉर्डिंग टू मी. कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट ज़रूरी नहीं होती, वो लोग वैसे भी साथ खुश रहते हैं बिना कमिटमेंट के भी. तो सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप अपने रिलेशनशिप को डिफाइन करें, दोनों पार्टनर्स, कि उनको उससे चाहिए क्या. हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इशू जो आजकल आ रहा है वो ये है कि हमें यही नहीं पता होता कि रिलेशनशिप से हमें क्या चाहिए, और उससे बढ़ के हमें ये नहीं पता होता कि हमारे पार्टनर को क्या चाहिए. जब तक ये डिस्कशन आप दोनों के दरमियान नहीं होगी, आपका रिलेशनशिप इज़ बाउंड टू फेल एट सम पॉइंट. फिर वो चाहे, अक्सर लोग कहते हैं जी मैं तो 8 साल से 10 साल से उसके साथ थी या उसके साथ था तो मुझे तो पता ही नहीं चला उसके अंदर ये चीज़ें हैं, या फिर हमारा रिलेशनशिप में कमिटमेंट ही नहीं आ सकी, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि दे हैव नेवर हैड सच अ टॉक. सबसे पहले तो आप इसको डिफाइन करें. और दूसरी बात ये कि कभी भी अपनी तरफ से एफर्ट डालना बंद ना करें. किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो की पॉइंट है, की एलिमेंट है, वो है आपकी एफर्ट. मोहब्बत एक वक्त के बाद जो है वो सबसाइड हो जाती है ड्यू टू योर नीड्स, ड्यू टू सम इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो जो इसको हम सो कॉल्ड मोहब्बत शुरू में समझ रहे होते हैं वो थोड़ा सबसाइड हो जाती है. लेकिन जो एफर्ट है, अगर आप एफर्ट करते रहेंगे उस रिलेशनशिप के लिए, उस शख्स के लिए, उसके साथ रहने के लिए, तो फिर वो रिलेशनशिप कभी भी फेल नहीं हो सकता. क्योंकि आपका जो पार्टनर है उसको फिर नज़र आ रहा होता है कि अच्छा चलो ठीक है, 8 साल, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि जी 8 साल हो गए हैं, बट स्टिल शी और ही हैजंट गिवन अप ऑन मी. उसने मुझे कबूल किया है तो वो मेरे साथ रहने के लिए कोई ना कोई अपनी एफर्ट भी पुट कर रहा है. तो एक तो ये एलिमेंट हो गया कि आप अपनी सबसे पहले तो डिफाइन करें अपने रिलेशनशिप को, उसके बाद उसके लिए एफर्ट करें. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप रिस्पेक्ट दें, दूसरे को भी दें, और फिर अल्टीमेटली वो इंसान आपको भी रिस्पेक्ट देगा. तो ये जो हैं कुछ की एलिमेंट्स हैं. बाकी हम मज़ीद एलिमेंट्स पर बात करते जाएं तो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा. लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि मैं, आप, हम सब, हमारा जो रिलेशनशिप है दैट इज़ समथिंग वेरी पर्सनल, दैट इज़ समथिंग वेरी यूनिक टू ईच इंडिविजुअल एंड ईच कपल. तो जब कभी भी आप ये बात करते हैं कि हर रिलेशनशिप को सक्सेसफुल कैसे होना चाहिए, तो उसके लिए आपको आपस में ही बात करनी होगी कि आप क्या चाहते हैं और आप उससे एट द एंड क्या लेना चाह रहे हैं. तो आई होप आई हैव आंसर्ड सम ऑफ योर क्वेश्चंस. बाकी ये है कि कुछ एलिमेंट्स पीछे भी डिस्कस हो गए थे और कुछ आगे भी होंगे क्वेश्चंस में. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. थैंक यू समन फॉर कनेक्टिंग. ओके, एमन पूछ रही हैं कि let's say a couple has been very close to each other for quite a few years, and eventually one moves to another country, leaving the other behind. They know that they will be together after a couple of years, but being apart still starts to bring toll on their relationship. I'm sure many of couples struggle with long distance relationships. How to make such relationships work, especially for the one who left behind. Okay जी. अब आपके क्वेश्चन के अंदर ही एक बहुत बड़ी क्वेरी है. वो ये कि यू सेड स्पेशली द वन हु इज़ लेफ्ट बिहाइंड. हु इज़ लेफ्ट बिहाइंड? आप अगर फील करती हैं या करते हैं कि जी आई एम द वन लेफ्ट बिहाइंड, कि किसी कंट्री छोड़ के जाने से ये आपने कैसे अखज़ कर लिया दैट यू आर द वन लेफ्ट बिहाइंड? हो सकता है वो जो है लेफ्ट आउट फील कर रहा हो बिकॉज वो एक नई कंट्री में गया है, एक नई चीज़
उसको मिली है, आप तो फिर भी उन्हीं रिलेशनशिप्स में हैं, उन लोगों के पास हैं, उस जगह पर हैं जहाँ से आप हमेशा से फेमिलियर हैं। एक शख्स जो कि बिल्कुल नए माहौल में चला गया है, हाउ डू यू थिंक ही और शी इज़ फीलिंग? ऐसे रिलेशनशिप्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप आपस की कम्युनिकेशन को मत मरने दें और अपनी प्रायोरिटीज़ को फिर भी वैसे ही सेट रखें जैसे कि वो पहले थी। हाँ, लेकिन उस शख्स से उतना ज़्यादा टाइम, अटेंशन या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग आप ना मांगे। जैसे कि अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई है, आपने अपना कोई काम है स्पेसिफिक, आप उससे कहते हैं कि जी मुझे तो हमेशा वही शॉपिंग पर लेकर जाता था या जाती थी, या मैं उसके साथ ही ये काम करता था करती थी, तो अब मैं क्या करूँ? या फिर आप उससे गिले करें कि जी तुम्हारी वजह से ये हो गया, मुझे तो अब ये भी नहीं होता, मेरे पास ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। इफ समवन हैज मूव्ड अब्रॉड या फिर वो किसी ना किसी तरह आपसे दूर हो गए हैं, तो दैट समहाउ मीन्स कि कोई ना कोई बेहतरी के लिए ही मोस्टली हमारे यहाँ जो मर्द हजरात हैं वो ही फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए अक्सर औकात बाहर की कंट्रीज में चले जाते हैं। तो देखें, दे आर प्लेइंग देयर पार्ट बिकॉज दे आर समहाउ द ब्रेड विनर्स, दैट्स हाउ सोसाइटी हैज़ बिन। आज से हज़ारों साल पहले जो है ना, तब से यही चला रहा है कि मेन आर द ब्रेड विनर्स, तो ऑफ कोर्स उन्हें जाना पड़ा किसी भी सूरत में अगर दे हैव गॉन। द थिंग इज कि आप फिर अपनी एक्सपेक्टेशन को उस हवाले से थोड़ा सा मोल्ड करें। रिलेशनशिप के अंदर जब भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो उसमें प्रॉब्लम्स कम से कम आएंगी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लोअर डाउन होती जा रही है वक्त के साथ साथ, या फिर सिचुएशन के चेंज होने पर आपने अपनी डेफिनेशंस को चेंज नहीं किया। मैंने पहले भी डेफिनेशंस की बात की। अगर पहले डेफिनेशन थी दिन में जी मुझे 10 घंटे टाइम चाहिए उसका, तो अब अगर उसके पास 10 घंटे नहीं है तो आपको वो 10 मिनट भी अगर क्वालिटी के दे रहा है तो दैट शुड बी इनफ फॉर यू। हमेशा अगर आप हायर एक्सपेक्टेशंस रखेंगे या फिर अपने रिलेशनशिप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। तो ऐसी सूरत में नंबर वन ये कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ वही रखें, मतलब अपनी इम्पोर्टेंस एक दूसरे के लिए वही रखें, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशंस को मोल्ड करें। मैं ये नहीं कह रही कम करें ज़्यादा करें, हो सकता है फाइनेंशियल मोटिव आपको जो हेल्प है वो पहले से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए, ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेशन आप थोड़ी सी हाई कर सकते हैं कि जी पहले से ज़्यादा मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे या ये वो, मतलब उस इंसान से डिस्कस करने के बाद। और लेकिन हाँ, टाइम आपको लगता है कि जी टाइम की एक्सपेक्टेशन अब मुझे कम करनी चाहिए बिकॉज ही इज़ देयर वर्किंग और शी इज़ ड्यूरिंग हर स्टडीज़, ये वो, मतलब किसी भी वजह से अगर आप अलग हुए हैं तो उस वजह को जहन में रखते हुए और उन प्रॉब्लम्स को, उन इश्यूज को जहन में रखते हुए जिस वजह से वो शख्स आपसे दूर गया है या फिर अपना कैरियर बनाने, अपनी स्टडी करने, वट एवर, उनको जहन में रखते हुए अपनी एक्सपेक्टेशंस को सेट करें, उनको मोल्ड करें। जब ऐसा आप कर लेंगे तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अलग हों, बिकॉज लव इज़ देयर एंड यू से कि आपको पता है कि जब वो वापस आएंगे तो आप दोनों ने इकट्ठे ही रहना है। तो फिर ऐसी सूरत में आप अलग हो ही नहीं सकते अगर आप अपने नीड्स वांट्स को और अपनी एक्सपेक्टेशंस को मोल्ड करें। फिर जब वो आपके पास वापस आ जाएं तो आप फिर से अपना चीज़ें वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जो ट्रांजिशन स्टेजेस होती हैं रिलेशनशिप की, उनमें ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है कि what are you doing, what are they doing, and how to maximize whatever you efforts you are putting, उनको हम कैसे मैक्सिमाइज करें और उससे अपने रिलेशनशिप के लिए सबसे अच्छी आउटपुट कैसे निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू एमन फॉर कनेक्टिंग। Yes, Aman, true. Relationship is an. What if effort is always one-sided? Anisa, I have a thank you for connecting. The thing is कि मैंने यही कहा पहले भी कि हम लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि दूसरा बंदा कुछ भी नहीं कर रहा। We really don't know कि वो क्या क्या कर रहा है उस रिलेशनशिप के लिए, या फिर उसने अपनी पर्सनैलिटी को, अपने टाइम को और अपने आप को कैसे कैसे मोल्ड किया है आपके लिए, उस रिलेशनशिप के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि एफर्ट वन साइडेड है हर चीज़ हर जगह में, तो जस्ट आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम योर ओन सेल्फ कि व्हाई डिड यू गेट इनटू दिस रिलेशनशिप। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में आते हैं तो आप कुछ सोच समझ कर ही आते हैं, कुछ देख कर आते हैं। अगर आपको लगता है वक्त के साथ साथ इसके अंदर जो है वो
कमी आती जा रही है, तो फिर उन रीजंस को तलाश करें। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि अगर आप अपने पिछले टाइम को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जी ये तो शुरू से ही ऐसा था, हमेशा से रिलेशनशिप को मैं स्टीयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसने तो कभी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया कुछ और। हो सकता है आपकी परसेप्शन में गलती हो, मगर अगर ऐसा ही है तो फिर द थिंग इज कि व्हाई डिड यू गेट इनटू द रिलेशनशिप। अगर आप इससे ज़्यादा एफर्ट चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में मत आए। अगर ड्यूरिंग द टाइम, ओवर द टाइम ये चीज़ कम हुई है, आपको लगता है कि जी पहले तो एफर्ट करता था अब नहीं करता, और फिर आपने कहा एंड द अदर पर्सन फेल टू एक्नॉलेज दिस, यानी वो एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा कि आप एफर्ट कर रहे हैं, तो फिर उन रीजंस को तलाश करें, उन सिचुएशंस को तलाश करें जहाँ से एफर्ट कम होना शुरू हुई है। हम लोग समटाइम्स बहुत ओब्लिवियस होते हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेके, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होती है अगले बंदे के साथ। हमारी इतनी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होती है कि हम अक्सर औकात जो वार्निंग साइंस होते हैं उनको खुद ही नहीं देख पा रहे होते, कि हमें पता चलता है कि जी मेरे इस बिहेवियर से या फिर उस वाली सिचुएशन के बाद से इसने ऐसा बिहेव करना शुरू किया, लेकिन हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे होते, हम उसको पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि समटाइम्स चीज़ें होती भी नहीं है पिन पॉइंट करने वाली, बट स्टिल कभी कभी हमारा कोई कमेंट, हमारा कोई जेस्चर, हमारा कोई बिहेवियर अगले इंसान को कोई ना कोई ऐसा कह लें हिंट दे देता है, ऐसा साइन दे देता है कि वो अपनी एफर्ट्स को, अपने एक्सप्रेशन को आहिस्ता आहिस्ता कम करने लग जाता है। ठीक है, तो इस ऐसी चीज़ों को, ऐसे क्यूज़ को तलाश करें जहाँ से एफर्ट कम होना शुरू हुई है। और अगर आपको फिर भी नहीं मिल रही, आपको फिर भी यही लग रहा है कि एफर्ट सिर्फ मैं कर रही हूँ, तो फिर यू शुड सीक साइकोलॉजिकल हेल्प। और आपको अगर तो आप इन अ मैरिटल रिलेशनशिप नहीं हैं तो फिर ऐसे रिलेशनशिप को छोड़ देना बेहतर है। अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर मैं यही कहूँगी कि आप किसी कपल काउंसलर के पास जाएं ताकि वो आपकी चीज़ों को रिजॉल्व करें, क्योंकि ये भी हमेशा तब आता है जब आपके दरमियान कोई रिजेंटमेंट हो, या फिर कोई भी शख्स अपनी ईगो को जब थ्रेटन फील करता है कि जी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो चीज़ें पहले कर रहा होता है वो करनी बंद कर देता है, या फिर उसको ये भी बात है कि फॉर ग्रांटेड वाली जो हम पहले कर चुके हैं, तो अगर जस्ट फॉर ग्रांटेड लेने वाली बात है वो फेज आपका गुजर भी सकता है अगर आप कांस्टेंट एफर्ट करते रहें, तो एफर्ट शर्त है। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है, अगर आपको लगता है कि उसने कभी एफर्ट की ही नहीं या फिर मजीद साथ रहने के लिए वो एफर्ट नहीं कर पा रहा, तो अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, उसके सोल्यूशंस ढूंढें। अगर नहीं मिल पा रहे तो फिर एज अ नॉन मैरिटल रिलेशनशिप यू शुड गेट सेपरेटेड, एंड इन अ मैरिज यू शुड सी अ काउंसलर एज आई ऑलरेडी सेड। Thank you, Saman. I'm glad that you liked my answer. We raise our expectation, don't acknowledge even the little efforts that the other person is putting in the relation, expect 100% from our partner, obviously it ruins any relation. Of course, हम जब भी अपनी effort ज़्यादा समझते हैं किसी से, तो हम लोग हमेशा चीज़ों को जो है वो मिसपर्सीव करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी, वैसे इसमें किसी का कसूर नहीं है। अगर आप ये सोचें कि जी इसमें मेरा कसूर है, तो इसमें कोई कसूर वाली बात नहीं है। हम लोग हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, बेहतर से बेहतर की तलाश में रहते हैं, फिर वो चाहे एक ही शख्स के साथ हो या फिर समटाइम्स लोग पार्टनर्स चेंज करते रहते हैं इसीलिए कि जी मुझे इससे बेहतर मिल जाएगा, इससे बेहतर मिल जाएगा। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है। आपको हमेशा एफर्ट ज़्यादा चाहिए होती है, इसीलिए मैंने हर ऑलमोस्ट अपने आंसर में कहा कि अपनी एफर्ट जो है उसको कांस्टेंट भी रखें, मगर कोशिश करें वो पहले से ज़्यादा ही हो, क्योंकि वक्त के साथ साथ ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है। Thank you, Niza. I'm very glad that you're liking my explanations. How to manage a toxic relationship? Okay. Ikra, the thing is कि what is making it toxic? आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ जो है वो उसको टॉक्सिक बना रही है, और आप कैसे डिफाइन करती हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप को? बाज़ लोगों का रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक होता है, मतलब आई हैव सीन पेशेंट्स जो जिनका रिलेशनशिप अगर मैं जनरली देखूं तो दैट इज़ वे टू मच टॉक्सिक, मगर उन्हें उसकी आदत हो चुकी है, वही लव हेट रिलेशनशिप वाली बात। टॉक्सिक रिलेशनशिप से किनारा कुशी इख्तियार करना सबसे बेहतरीन हल है।
میں مطلب اور یہ کنارہ کشی اختیار کرنے کی بات میں ہمیشہ کر رہی ہوں نان میرٹل ریلیشن شپس کی. پلیز یہ مت سوچے کہ میں ڈیورس کو پروموٹ کر رہی ہوں. نعوذ باللہ, دیٹ از اے ویری ڈس لائک تھنگ. اگر آپ کے درمیان میرٹل ریلیشنز میں ایسے پرابلم آ رہے ہیں تو یو شوڈ آلویز سی اے کاؤنسلر اور کپل تھراپسٹ جو کہ آپ کی مدد کر سکتا ہے. لیکن ادروائز اگر کوئی ریلیشن شپ ٹاکسک آپ کو لگ رہا ہے, ٹاکسک میں جو میننگ آپ کا لے رہی ہوں وہ یہ کہ آپ کی لائف کسی نہ کسی طرح اس سے ڈسٹرب ہو رہی ہے, تو سب سے پہلے تو آپ کمیونیکیٹ کریں کسی بھی انسان کو یہ چیز کہ مجھے کس طرح سے یہ چیز افیکٹ کر رہی ہے, اور رو دھو کے نہیں. ایک تو بہت بڑا مسئلہ ہم لڑکیوں کا یہ بھی ہے, آئی ایم آلسو اے گرل, آئی ڈو دس اے لاٹ, کہ جب کبھی بھی ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں, پریشانی میں ہوتے ہیں, تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں یا غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے بندے کو افیکٹولی اپنی بات نہیں بتاتے. کمیونیکیشن کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کول اینڈ کام رہ کے ایک صحیح مائنڈ سیٹ کے ساتھ صحیح الفاظ کا چناؤ کر کے دوسرے انسان تک اپنی بات پہنچائیں. اگر آپ یہ نہیں کر رہے مگر پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلا بندہ ریلیشن شپ کو ٹاکسک بنائی جا رہا ہے, ہمارا ریلیشن شپ ایسے پوائنٹ پہ آ گیا ہے کہ اس سے بہت پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹاکسک ہے. اگر آپ یہ کر ہی نہیں رہی, اپنی کمیونیکیشن اچھی طرح سے نہیں آپ پرووائڈ کریں, تو پھر آپ دوسرے شخص پر الزام نہیں لگا سکتے. میرے جو اب تک ایکسپیرینس رہا ہے ایز اے کلینیشین, وہ یہ ہے کہ ہم خواتین جو ہیں سب کی سب, میں اپنے آپ کو بھی اندر اس لیے انکلوڈ کر رہی ہوں بیکاز آئی ایم آلسو اے وومن, ایکسپیکٹیشن بہت ہائی رکھتے ہیں, اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جی بنا کہے کیوں نہیں سمجھ رہے, جو دوسرا بندہ ہے وہ بنا کہے کیوں نہیں سمجھ رہا. وہ مائنڈ ریڈر نہیں ہے, ٹھیک ہے, آئی ہیو اسٹڈیڈ سائیکالوجی فار مور دین 6 years, اور ابھی تک مائنڈ ریڈ کرنے کی ایبلٹی تو میرے اندر بھی نہیں آئی. تو کوئی جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ نیچرل مائنڈ ریڈرز تو ہوتے نہیں کہ وہ آپ کے بنا کہے سمجھ جائیں. تو کمیونیکیشن از دا کی. کسی بھی ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے کمیونیکیشن بھی بہت بڑی ایک کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ ٹاکسک ہو رہا ہے, تو جو چیزیں آپ کو بادر کر رہی ہیں اس کو اپنے پارٹنر کو کمیونیکیٹ کریں, بنا جذباتی ہوئے, بنا روئے دھوئے, اور بنا ایک وکٹم بن یہ ہو گیا میں لٹ گئی مر گئی, وہ والی ہی فیلنگ کے ساتھ مت کریں پلیز. اپنی ایک ڈگنیٹی کو, اپنی ایک کول اینڈ کام اسٹیٹ کو مینٹین کرتے ہوئے ان سے بات کریں. اسٹل اف دا ادر پرسن از ناٹ ولنگ ٹو ورک آن اٹ کنسسٹنٹلی, then you really should not see such a person anymore. اور پھر یہ ہے کہ اس کے آفٹر میتھ میں پھر آپ اپنی سیلف بیٹرمنٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں, سیلف کیئر کے لیے کام کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں جس سے آپ کا ریلیشن شپ بہتر ہو سکتا ہے, یا پھر کسی ریلیشن شپ کے ختم ہونے کے بعد آپ کیا کیا اپنے لیے کر سکتے ہیں جس سے آگے آنے والے ریلیشن شپ میں پرابلمس ہوں. ہمیشہ بریک اپس کو ان ہیلدی وے لیں کہ مجھے کیا نہیں کرنا. اور ٹاکسک ریلیشن شپ سے مجھے یہ بھی ایک مطلب اچھی چیز یاد آئی کہ آپ یہ اگر پن پوائنٹ کر لیں کہ کن کن چیزوں نے ٹاکسک بنایا ہے, اس کو ایک کر کے نکالتے جائیں گے, تو پھر آپ کا ریلیشن شپ ان ٹاکسک بھی ہو سکتا ہے. تھینک یو فار کنیکٹنگ اقرا. You're welcome, Anisa. It is said that expectation always hurt, and it's true. But now relationships are all about expectations, so how we can deal with this issue? Just don't expect anything. The thing is کہ ایکسپیکٹیشن ہم لوگوں نے دیکھیں, ہم نے جو باؤنڈری سیٹنگ ہوتی ہے نا, ہم لوگوں کی اصل میں ریلیشن شپ کی انیشیشن خراب ہوتی ہے. ہم لوگ ریلیشن شپ جب شروع کرتے ہیں تو ہم یہ چیزیں ڈسکس نہیں کرتے. اس ٹائم ہم لوگ کہہ لیں کہ بڑے وہ فالنگ ان لو والی جو اسٹیج ہوتی ہے اس میں ہم یہ چیزیں ڈسکس نہیں کرتے. اور یہ ہماری کنٹری میں تھوڑا زیادہ ہے رواج, کیونکہ ڈیٹنگ اور جو نان میریٹل ریلیشن شپس ہیں آلدو چلتے تو صدیوں سے آ رہے ہیں, بٹ اسٹل ہمارے کلچر میں اس کو زیادہ پروموٹ ہوئے 5 سے 10 سال ہی ہوئے ہیں کہ بہت زیادہ اس کی پروموشن ہو گئی ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ آئی ہوپ کہ ہم لوگ بھی یہ چیز سیکھ جائیں گے کہ جو باؤنڈری سیٹنگ ہوتی ہے اور ایکسپیکٹیشن اور اسٹینڈرڈ سیٹنگ ہوتی ہے, یہ ہم لوگوں نے شروع میں کرنی ہوتی ہے ریلیشن شپ کے اسٹارٹ میں, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ آپ مولڈ کرتے جاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں ڈسکس کر کے اس کو آپ بہتر بناتے جاتے ہیں. لیکن یہ آپ نے ڈیفائن جب کر لیا نا اپنا ریلیشن شپ, تو اس کے بعد ایسی پرابلمز نہیں آتی. ایکسپیکٹیشن آپ اپنے آپ سے رکھیں, اپنی سیلف سے رکھیں, اپنی ایفرٹ سے رکھیں کہ میں اگر ریلیشن شپ میں پہلے اتنی ایفرٹ ڈال رہی تھی تو اب کتنی ڈال رہی ہوں. اور
सीरियसली द अदर पर्सन एक्नॉलेजेस दैट. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई एफर्ट कर रहे हो वो एक्नॉलेज ना करे. और अगर कोई फिर भी नहीं कर रहा, दैट मीन्स ही और शी इज़ नॉट दैट मच इन टू यू. दैट सिंपली मीन्स दैट अगर उसको ज़रा से भी आपकी कह रहा है तो वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को करेगा महसूस. अगर आप अपनी एफर्ट का साइज़ इंक्रीज़ करेंगी, उसका आप स्कोप इंक्रीज़ करेंगी, तो दूसरा बंदा भी करेगा. और इसी तरह आपकी एक्सपेक्टेशन कम ज़्यादा होती रहेंगी. तो यही बात है कि एक्सपेक्टेशन का एक लेवल सेट कर लेना गलत है. उसको स्टेप बाय स्टेप करें कि आपने अगर अभी छोटी एक्सपेक्टेशन रखी है, उसके बाद फिर अगर वो फुलफिल हो जाती है तो फिर डायलॉग के साथ आप मज़ीद एक्सपेक्टेशंस रखें. बर्डनाइज मत करें ना अपने आप को और ना ही अपने पार्टनर को. थैंक यू. Even with the reference to my previous question, the last part got missing, which was that how to get adjusted in the same environment minus your spouse. You did everything with them and now everything is there except him. Okay. ऑफ कोर्स एक कमी आपको फील होती है अपने पार्टनर की. मैंने आपसे फिर वही कहूँगी जो मैं पहले कह रही थी कि आपको अपनी थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी उस माहौल में, उन चीज़ों में. एक ये ऐसा इशू है जिसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि उस इंसान की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता. जो लॉस होता है या फिर कह लें दूरी है, वो कोई भी दूसरा इंसान पूरी नहीं कर सकता, बिकॉज़ हर इंसान की हमारी लाइफ में एक सर्टेन प्लेस है. तो आप वो चीज़ें दूसरों से एटलीस्ट एक्सपेक्ट ना करें. अब यही बात है कि आप जब पीछे कोई वाइफ अगर रह गई है घर वालों में, तो आप अगर ये एक्सपेक्ट करें कि जिस तरह से वो आपकी नीड्स को मीट करते थे या आपके कामों को तरजीह देते थे वैसे बाकी लोग भी करें, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल. और अगर आप इस बात का उनसे गिला करेंगी तो वो भी गलत बात है, बिकॉज समहाउ आपके फ्यूचर के लिए ही आपसे दूर हुए हैं. ठीक है. तो एडजस्टमेंट प्रोसेस के ये है कि आप फिर अपनी कोई नई एक्टिविटीज़ ढूंढ सकते हैं. आप अपने लिए कोई नई हॉबीज़ बना सकते हैं. आप अपने टाइम को, अपने काम को थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करें कि आपको जो है वो थोड़ा कह लें रिलैक्सेशन फील हो. दिन में कोई अच्छी एक्टिविटी ऐसी ज़रूर करें जो कि आपकी मनपसंद हो. इसके अलावा अपना जो कनेक्शन है उसको ज़रूर मजबूत रखें. कमी महसूस होना तो एक नेचुरल चीज़ है, उससे आप नहीं निकल सकते. एडजस्टमेंट प्रोसेस में आपको नई एक्टिविटीज़, इवन नई फ्रेंडशिप्स भी हेल्प कर सकती हैं. आजकल ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम है. अगर आपको घर से कोई नहीं निकलने देता तो आप कोई ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हैं. यू कैन रीड बुक्स. मतलब अपना जो फारिग टाइम है जिसमें बैठ के आप बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव सोचें सोच रहे हैं, उसको किसी अच्छी चीज़ के अंदर यूटिलाइज़ करना शुरू करें. और अपने आसपास के लोगों से जो अपनी एक्सपेक्टेशंस है उसको थोड़ा सा कम रखें, क्योंकि बेसिकली उनको जब हम हाई कर लेते हैं ना तो उससे ही प्रॉब्लम्स आती हैं कि जी अब वो बंदा नहीं है और फिर आप ज़्यादा रोते हैं. एक इंसान की दूरी एक और चीज़ है, एक उसके कामों की जो अनअवेलेबिलिटी है वो भी बहुत बड़ा इशू है. तो उस चीज़ को थोड़ा सा साइड पे कर लें और हमेशा अपने माइंड में इस बात को रखें कि द अदर पर्सन इज़ डूइंग द बेस्ट ही और शी कैन टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट लाइफ. अगर आप इस चीज़ को जहन में रखेंगे तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट के अंदर इशू हो जाएगा. और ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप टाइम स्लॉट भी करें कि चल इतना टाइम गुजर गया है, इतना रह गया है, तो चलो जो टाइम गुजर गया वो भी मैंने किसी तरह अच्छी तरह गुजारा ही है, तो आगे भी मैं गुजारा कर लूँगी. मतलब अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों पे अप्रिशिएट करें कि मैंने ये काम किया, ओके मैं ये काम अकेली करने के काबिल भी हूँ. ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही चुप करके बैठ जाऊँ कि अब अगर वो बंदा नहीं है तो ये काम तो नहीं हो सकता. ठीक है. तो आई होप कि थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल गई हो. बाकी मिस तो जी करना ही करना है, अब आपकी ज़िंदगी का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था कोई इंसान, वो चला गया तो यू हैव टू गेट एडजस्टेड टू दैट. और टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह इट विल गेट बेटर. How to gather courage to get out of an unhealthy relationship, because at some point we do know that certain relation is not good for us, but we just can't do anything to end it, right? The thing is कि हमें लग रहा होता है कि इस इंसान से बेहतर हमें नहीं मिल सकता. अगर आप किसी भी अनहेल्दी रिलेशनशिप में बहुत अरसे से हैं ना, और आपको अनीज़ा का भी क्वेश्चन था ये कि जी सिंगल हैंडेडली चला रहे हैं, एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, अगला बंदा एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा, फिर भी आप उनके साथ हैं, एंड नहीं कर पा रहे,
دا ریزن بیہائنڈ دیٹ از کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس سے بہتر نہیں ملنا, اس سے اچھا ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتا. مطلب یہ ساری چیزیں ہمارے بیک آف دا مائنڈ چل رہی ہوتی ہیں, ضروری نہیں کہ وہ سرفیس لیول پر آئیں. جو تو میرے سائیکالوجی کے کچھ ہیں لوگ, ان کو انکانشیس کی سمجھ آتی ہے. جو لے مین دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ مطلب ہمارے مائنڈ کے کہہ لیں بیک پہ پڑی ہوتی ہیں چیزیں. ضروری نہیں کہ ہماری ہمیں پتہ ہو یا ہمیں ایسی سوچیں آ رہی ہوں, بٹ بیک آف دا مائنڈ یہ ہمارے سب چل رہا ہوتا ہے. جب یہ والی سوچ آپ کے مائنڈ میں آ جاتی ہے نا کہ ہمیں اس سے بہتر نہیں ملنا, تو ہم پھر اپنے اسٹینڈرڈز لو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی ایفرٹس زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی ایکسپیکٹیشنز بھی کم کر لیتے ہیں, بیکاز ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی اس سے اچھا نہیں ہو سکتا, یا پھر میرے اور اس کے درمیان بڑی ہسٹری ہے, اس نے میرے بارے میں سب کچھ پتا ہے, ہم اتنے ٹائم کے ساتھ آتے ہیں, اب کیا کرنا ہے الگ ہو کے. نو, دا تھنگ از ریمائنڈ یور سیلف کہ آپ کیا ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, اور اس ریلیشن شپ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو آپ کو نہیں ملا. اور اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ جی سکتے ہیں, ان کمیوں کے ساتھ, ان تکلیفوں کے ساتھ, تو پھر گو اہیڈ. بٹ لیٹ می ٹیل یو کہ دے نیور ورک. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو جو یہ چیز ہمارے بیک آف دا مائنڈ ہوتی ہے نا کہ ہمیں اس سے بہتر نہیں مل سکتا, وہ ٹوٹل غلط ہے. ایز اے مسلم ہم لوگوں کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وٹ ایور ہیپنس ہیپنس فار اے گڈ ریزن. اور ایون اگر ہم کسی دوسرے بھی بلیف سسٹم کے اوپر جائیں تو ان میں بھی یہ چیز ہے کہ آپ کبھی بھی فیوچر کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. یو کین نیور نو وٹ از ان اسٹور فار یو. تو یہ ایک جو ہے نا کہ ہولڈ آن ٹو سم تھنگ, سم ٹائمز ہولڈنگ آن زیادہ ڈریڈفل ہوتا ہے, زیادہ خطرناک ہوتا ہے آپ کی صحت کے لیے, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے, آپ کی زندگی کے لیے, رادر دین لیٹنگ گو. تو کریج کہاں سے لانی ہے؟ کریج آپ نے اپنی پوری زندگی کی جو محنت ہے وہاں سے لانی ہے. آپ پوری زندگی محنت کر کے ایک سرٹن مقام پر آئے ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک کہ ایک انہیلدی ریلیشن شپ یا پھر ایک ٹاکسک شخص اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ خود کو, اپنے ریلیشن شپس کو, اپنی پوری کی پوری ایجوکیشن کو, اچیومنٹس کو ایک سائڈ پہ دھکا دے کے صرف اس کے ساتھ رہ سکیں؟ اگر تو ایسا پاسبل ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو ٹرسٹ می, جب آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں گی تو خود بخود یہ کریج آپ کے اندر آئے گی کہ آپ اس ریلیشن کو اینڈ کر دیں, بجائے کہ آپ ان ساری چیزوں کو کمپرومائز کریں. اپنے ایک سرٹن آپ کے اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں, ان ریئلسٹک نہیں ہونے چاہیے. اگر ریئلسٹک اسٹینڈرڈس پر بھی کوئی شخص پورا نہیں اتر رہا تو پھر یو شوڈ ریئلی تھنک اباؤٹ یور اون سیلف ریسپیکٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ کہ میں جو ہے وہ آئی کین ڈو بیٹر دین دس, اینڈ دین گو اہیڈ. اور I think so you will get a lot of courage from what I just said. Thank you for connecting, Lena. Okay, any next question? How to get rid of overthinking about someone. سر رکا نہیں جاتا کہ کیسے نہ کروں میں. اوکے اوکے ٹھیک ہے جی. اوور تھنکنگ اباؤٹ سم ون. آپ یہ بھی آج کل بہت بڑا پرابلم ہے کہ جی بریک اپ ہو گیا ہے یا پھر کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں نہیں رہنا چاہتے, مگر پھر ہم اس شخص کے پاس دوبارہ چلے جائیں, اس کے بارے میں بار بار سوچنے لگیں. دیٹ از نیچرل. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے گھبرانا نہیں ہے. تو ویسے عمران خان کی فیوریٹ لائن, بٹ اسٹل یہ نیچرل ہے. ہم لوگ بہت سارے اپنے بیہیویئرس کو یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ان نیچرل ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, یا پھر اب تک مجھے اس بندے کی سوچ سے نکل آنا چاہیے. کوئی ٹائم فریم کبھی کسی چیز کا نہیں ہے. ان مائی ایکسپیرئنس کچھ لاس, کچھ گریونسز ایسی ہوتی ہیں جو کہ لائف لانگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 2 ہفتے سے بات نہیں کی یا 2 مہینے سے نہیں کی, 2 سال سے نہیں کی, ابھی بھی کیوں وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. کیونکہ آپ نے اپنے ذہن میں اس کا بت سیٹ کر کے بٹھا لیا ہو. جب تک آپ اس پیڈسٹل سے, اس جگہ سے اس شخص کو نیچے نہیں گرائیں گے, جب تک آپ اس جگہ سے اس کو ہٹانے کی کوشش نہیں کریں گے, تب تک وہ وہاں سے نہیں نکلے گا.
और कोशिश करने का मतलब ये नहीं है कि आप अब अपनी सारी एफर्ट इसी चीज़ के अंदर पुट करना शुरू कर दें। आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, अपने आप को बेहतर बनाएं, अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करें, अपने ऐसी हेल्थी एक्टिविटीज़ लेकर आएँ या फिर ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है आपको हेल्प करती हैं। जब कभी भी ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक्टिविटी आप कर रही हो तो वो शख्स जो है या कर रहे हो मेल्स के लिए तो वो आपके ज़हन से ना निकले। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जब आप करते हैं तो समहाउ आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं या फिर वो शख्स वो बंदी आपके ज़हन में नहीं आती। उन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करें। इसके अलावा ये है कि आप अपने उस पेडेस्टल से उसको हटाने की कोशिश करें। और इसका ये मतलब नहीं है कि जब तक कोई दूसरा शख्स आपको नहीं मिलेगा, आप उसे उस पेडेस्टल से नहीं हटा सकते, नहीं हिला सकते। क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी नाउज़ुबिल्लाह ट्रेजेडीज़ भी हो जाती हैं हमारी लाइफ से, कुछ लोग हमेशा के लिए चले जाते हैं, तो उसको डील करना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर भी मोस्टली हमारा जो एक वो ग्रीफ वाला साइकिल है ना वो चल रहा होता है कि सम टाइम्स हम अपने आप को भी ब्लेम करते हैं कि क्यों ख़त्म किया या कुछ और। हमेशा हमेशा ऐसे मौके पर उस रीज़न को याद करें जिस रीज़न की बिना पर आप अलग हुए थे, जिस रीज़न की बिना के ऊपर आपको लगा कि आपको साथ नहीं रहना चाहिए, जिस रीज़न की बिना पे आप अब उस शख्स को याद कर रहे हैं और उसके साथ नहीं हैं। और आई एम 100% श्योर कि जब वो रीज़न्स आपको याद आएंगी तो खुद ब खुद आप जो है वो अपने आप को रोक पाएंगे उस शख्स से बात करने से, उसे मैसेज करने से या दोबारा उससे कनेक्ट करने से। और ये चीज़ हमेशा अपने ज़हन में रखें कि कभी भी आपने जो एक फ़ैसला लिया होता है उसको डाउट ना करें, क्योंकि उस मोमेंट पे उस जगह पर आपका वो फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। आप उसे अगर उस मोमेंट के 5 मिनट बाद भी डिफ़ाइन करने की या फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो आप उस इंटेंसिटी से नहीं कर सकते, बिकॉज़ आप उस सिचुएशन से समहाउ निकल चुके हैं। तो अब आप अगर बैठ के 2 हफ्ते बाद भी सोचेंगे ना कि वो मैंने जल्दबाज़ी कर दी, मैंने उसे क्यों छोड़ा? नो, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। द थिंग इज़ कि आपने अब जो डिसीज़न ले लिया है, स्टैंड बाय इट। और हमेशा उस रीज़न को, उस डिफरेंस को याद रखें जिसकी बिना पर आप अलग हुए थे, ताकि आप मज़ीद किसी प्रॉब्लम में जाने से बच सकें। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग इकरा। Any other question? Yes, Ayman, time helps. Time is the key to many things as well. रिलेशनशिप सेटिंग में भी समटाइम्स आप जब टाइम देते हैं उसको थोड़ा सा वो फॉर ग्रांटेड वाला भी जो फेज़ है उसको टाइम दें थोड़ा सा उतनी ही एफर्ट के साथ, तो फिर इंशाल्लाह वो भी बेहतर हो जाएगा। Any other questions? Thank you so much, Lena. I'm glad that you liked my answer. अब अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो we should. Okay, do we have any other question? Okay. ये जी गिल्ट ट्रिप वाली जो है ना वो हिसाब आ गया। Rebound relationship is never an answer to your problems. In the effort of finding the right person after you end up with someone, what if you get stuck in a rebound relationship? Rebound relationships होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं, हम सबके साथ होता है इस तरह। The thing is इस चीज़ को अपनी की बना लें। कोई भी रिलेशनशिप है that takes energy, हमारे अंदर से, हमारी लाइफ से, हमारी करियर से, हमारे इमोशन से बहुत ज़्यादा एनर्जी कोई भी रिलेशनशिप कंज्यूम करता है। वो फिर आपका आपके घर वालों के साथ भी होता है, किसी स्पेशल पर्सन के साथ भी होता है। इतनी एनर्जी, सपोज हम सुबह से कहीं गए हैं, काम पर गए हैं, जब हम घर आते हैं तो हमारी एनर्जी लो ही होती है। वी रेस्ट फॉर सम टाइम, हम लोग सो जाते हैं, लेट जाते हैं या फिर चाय का एक कप बनाते हैं, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करते हैं और फिर हम कहते हैं जी अब मुझसे बात करें। आप घर वालों को कहते हैं कि जी अब कोई काम करना है तो मुझे कह दें, पहले जो है ना मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। इस रूल को आई एम रियली सरप्राइज कि हम अपने लव रिलेशनशिप्स पे क्यों नहीं अप्लाई करते। एक रिलेशनशिप से निकलते हैं हम और हमें लगता है कि उसको दूसरा रिलेशनशिप रिप्लेस कर देगा। व्हाई नॉट टेक सम टाइम? द की इज के इतनी एनर्जी, इतनी एफर्ट देने के बाद व्हेन यू आर इन अ स्टेट जहाँ पर आपको रेस्ट चाहिए था, वहाँ इट्स जस्ट लाइक कि आप ऑफिस से थके घर आए, आपको फ़ौरन किसी ने काम कह दिया। जब आप उसका दिया हुआ काम नहीं करते उस टाइम,
तो एक रिलेशनशिप से निकलते ही अगले रिलेशनशिप में क्यों फंस जाते हैं? ह्यूमन साइकी है, अब इसका क्या किया जा सकता है? बट द थिंग इज कि नाउ दैट वी नो इट, एटलीस्ट हमें ये करना चाहिए कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से या फिर अनवांटेड रिलेशनशिप से निकलने के बाद कभी भी इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू गेट सेटल विद समवन एल्स। रीबाउंड रिलेशनशिप्स हैपन ही ऐसे होते हैं, और उससे बचने का यही तरीका होता है कि आप अपने माइंड में ये एनालॉजी रख लें कि जैसे मुझे हर काम के बाद रेस्ट चाहिए होता है, तो मुझे एक रिलेशनशिप के बाद भी रेस्ट चाहिए, ताकि उससे जो इमोशनल ट्रॉमा मेरे अंदर आया है, अब ये एक बहुत ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है, वो ये कि समटाइम्स जिस इंसान के साथ हम रीबाउंड रिलेशनशिप में आते हैं उस बेचारे का पहला होता है, या फिर वो उससे पहले बिल्कुल हेल्दी होता है, पर हम उसके साथ अपने रीबाउंड की वजह से इस तरह बिहेव कर जाते हैं कि फिर वो गिल्ट ट्रिप में फंस जाता है, फिर वो किसी तीसरे के पास जाएगा, वो खराब होगा। और आजकल टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे यहाँ मसला ही ये है, रिबाउंड्स के अंदर फंस के और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर, मतलब पे दर पे रिलेशनशिप्स में आके किसी भी इंसान का जो ट्रस्ट है वो इतना ज़्यादा ब्रेक हो चुका होता है, उसके इमोशंस इतना ज़्यादा शैटर हो चुके होते हैं कि वो फिर राइट पर्सन के साथ भी सही से बिहेव नहीं करता। तो अगर आपको अपना राइट पर्सन चाहिए, ट्रस्ट मी, अगर वो आपके रिबाउंड वाले टाइम में भी आ जाएगा तो उसके साथ आपका चल जाएगा, लेकिन आप उसके साथ रिलेशनशिप मत बनाएं, आप उसको एज अ कह लें कि ट्रांजिटरी फेज में लेकर चलें, जहाँ पर आप उसको कोई नाम ना देंगे तो बेहतर होगा। और अगर सपोज अगला बंदा इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, तो इट्स बेटर कि आप कहें कि जी आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। ऑल्दो आजकल ये ब्रेकअप्स की बहुत फेवरेट लाइन हो गई है, किसी से जान छुड़ानी हो तो ये बात कह दी जाए, लेकिन वी शुड मेक इट जेन्युइन and we should make it public, we should make it into an awareness campaign कि अगर आप कभी भी किसी ऐसी चीज़ से गुजर रहे हैं तो यू शुड टेक सम टाइम आउट फॉर योर ओन सेल्फ। और जब तक आप रिकवर नहीं करते, जैसे हम किसी बीमारी के बाद जब तक रिकवर नहीं करते, हम लोग अपनी फुल फंक्शनिंग शुरू नहीं करते, ऐसे ही किसी भी ट्रोमेटिक रिलेशनशिप से जब तक आप रिकवर नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी नए रिलेशनशिप को, चाहे वो राइट पर्सन के साथ ही क्यों ना हो, अपना फुल एफर्ट नहीं दे सकते। तो इस चीज़ को, इस की को जब अपने माइंड में रख के आप चलेंगे तो आप कभी भी किसी रीबाउंड रिलेशनशिप में स्टक नहीं रह सकते। ट्राई टू सेव योर एनर्जी फॉर द राइट पर्सन। Any other comments? Okay. ठीक है जी, it was a good session. I hope I was able to answer some of your questions. इंशाल्लाह हम फर्दर भी जो है इसको करने की कोशिश करेंगे कि हम दोबारा इसके ऊपर सेशन रखें, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस जो थे वो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे जो मैं नहीं जिनका आंसर कर सकी ड्यू टू लाइव कमेंट्स। तो इंशाल्लाह हम उनको भी आगे रिव्यू करेंगे। एक चीज़ याद रखिए कि रिलेशनशिप्स हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट्स जस्ट लाइक कि आपको इसमें एनर्जी देनी भी पड़ती है और दूसरे बंदे की एनर्जी भी लग रही होती है। आपको बस एक बाउंड्री सेट करनी है जहाँ तक आप एनर्जी दे सकते हैं और अगला बंदा जो है वो भी एनर्जी दे सकता है। ये बाउंड्री जब आप सेट कर लेंगे, तब मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरह आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं। अपनी और दूसरों की बात तहम्मुल से करना और सुनना सीखें, and this is literally the key to a happy relationship, that you respect them, you love them, you trust them, and also trust their फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस को ट्रस्ट करें। और इसके अलावा कभी भी अपनी या दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को हिट ना करें। एंड आई थिंक सो कि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जहाँ कहीं भी ऐसी चीज़ आती है तो उसके बाद ही रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह कोई भी अगली क्वेरी हुई तो हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरह के टॉपिक पर आप चाहते हैं कि लाइव सेशन हो या फिर कोई पैनल डिस्कशन हो, उसको कमेंट्स में शेयर करें। प्लीज़ लाइक दिस पेज एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।